तो सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल सभी जीवित जीव का एक स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट होता है। सेल में ऑटोनोमस होते हैं, यानी ये अपना काम खुद से करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन जाता है। यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल, तीन सेल में भी टूट सकता है। सेल अलग अलग साइज, शेप और फंक्शन के होते हैं। सेल में मुख्यतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली फ्लेक्सिबल झिल्ली होती है जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही ये रेगुलेट होता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः फ्लूइड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और अन्य अणुओं से बना रहता है। अन्य अणु जो प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही प्लाज्मा झिल्ली को थोड़ा मजबूती प्रदान होता है। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं वो मुख्यतः इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है इंटीग्रल प्रोटीन, यानी ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर पार कर जाए उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पे पाए जाते हैं, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। चैनल एंड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स और आयन के मूवमेंट को अंदर और बाहर रेगुलेट करते हैं, उसे चैनल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद से आता है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी एक्टिविटी होती है उसको इनिशिएट करता है। यानी रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इनिशिएट चेंज इन सेल एक्टिविटी बाय बाइंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल सिग्नल सच एज हार्मोन। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह टिश्यू का निर्माण करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही ये अलाउ करती है सेल फ्यूजन को। अगर दो सेल आपस में मिलके एक सेल बनाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कि ये इंटरेक्शन हो या नहीं हो। अगर इंटरेक्शन होगा तो, तो वो एक अलग टिश्यू बन जाएगा या सेल बन जाएगा। ऐसे ऐसे मिलके ही छोटे छोटे सेल मिलके ही टिश्यू का निर्माण करेंगे। इट help in transport of essential compound that required for survival of the cell। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स और आयन को सेल के अंदर लाते हैं या बाहर बाहर भेजते हैं, जिससे सेल का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। उसके बाद से आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पहले हमने जाना कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन रहेगा, उसके पास से साइटोप्लाज्मा रहेगा और उसके अलावा न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे बड़ा भाग होता है जो लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। न्यूक्लियस सभी सेल में पाया जाता है लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें डीएनए अनुवांशिक सामग्री जो अंततः सभी कोशिका प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी इसमें जो इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी रहता है जो बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है उसको ये नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर इन्वॉल्व, क्रोमेटीन, क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के जो सेंटर में रहता है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। उसके अलावा इसमें क्रोमेटीन रहते हैं, क्रोमोजोम्स रहते हैं और न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र है जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा भी रहता है। यानी इस जैसे हमारा साइटोप्लाज्मा रहता है उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी रहता है जो इन सब चीजों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व रहता है वो अंदर के कंटेंट, अंदर के इन्वायरमेंट को, यानी इसके अंदर में जो कंटेंट है उसके इन्वायरमेंट को बाहर के कंटेंट से अलग रखता है। क्रोमेटीन जो होता है एक डेंस
कॉम्पैक्ट फाइबर होता है जो डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना रहता है। यानी जो क्रोमेटिन रहेगा वो डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा, अभी जस्ट मैंने बताया कि उस भाग को कहा जाता है जो लिफाफे के भीतर स्थित रहता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स पाया जाता है। इन सबको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जैसे हमारा साइटोप्लाज्मा सेल में रहता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो वो प्रोटीन के अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जान लिया क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन एक कॉम्पैक्ट फाइबर है जो डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन रहते हैं उनको अंदर और बाहर जाना है वो न्यूक्लियर पोर के जरिए जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस होता है के अंदर में एक न्यूक्लियोलस होता है जो इसका एक तरह से सेंटर होता है। इट इज रिलेटेड टू असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यानी ये जो न्यूक्लियोलस रहता है वो राइबोसोम का असेंबलिंग करता है और आरएनए सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस, नाभिक यानी न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। यहाँ पे हमने देख लिया, ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन को। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये कंट्रोल भी करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी प्रोटीन संश्लेषण का, सेल डिवीजन का, ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। उसके बाद से अब नेक्स्ट हमारा आता है साइटोप्लाज्मा। यहाँ पे हमने दो चीजें कवर कर लिया, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अब जानते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है। एक सेमी फ्लूइड जैसा पदार्थ रहता है जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग यहाँ पे लटके रहते हैं, यानी फंसे रहते हैं, यानी रहते हैं। अब इसमें रहते हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम। हालांकि इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। अब साइटोप्लाज्मा में मुख्यतः तीन चीज होते हैं। साइटोसोल एक तरल पदार्थ, ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सब स्ट्रक्चर हो गया होगा, और एक होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब वो क्या है कि कुछ चीजें ऐसे रहते हैं जो सेल में नहीं रहते हैं लेकिन कुछ कुछ टाइम के लिए वो आते हैं। अब साइटोसोल जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस हो गया साइटोप्लाज्मा में। ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा में जेल लाइक सब्सटेंस हो गए। अब साइटोप्लाज्मा में तो बहुत सारी चीज है। वो साइटोप्लाज्मा मतलब इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे ना। इसमें ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंट्रापिंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अलावा एक तरल पदार्थ रहता है जिसके अंदर में ये सारे ऑर्गेनेल्स फंसे रहते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। जो साइटोसोल होता है वो 70% भाग होता है किसी भी सेल का। ठीक है। Cytoplasma is a mixture of cytoskeleton filament, dissolved molecules and waters. ओके। जो ऑर्गेनिल्स के अलावा जो केवल तरल पदार्थ रहते हैं उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन फिलामेंट एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। ठीक है। उसके बाद से आते हैं ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब उसमें फंसे रहते हैं साइटोप्लाज्मा में। अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयर आर सस्पेंडेड, यानी ऑर्गेनिल्स के अलावा भी अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस उसमें रहते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा तो सबसे पहले किसी भी सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ये और ऑर्गेनिल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोटेक्ट करता है कि वो एक दूसरे से एक दूसरे एक दूसरे से टकराए नहीं, और उनका पीएच, मतलब कि पीएच कोई भी चेंज ना हो उनके अंदर, ताकि अगर पीएच चेंज होगा तो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ को इसको एक कंप्लीट वर्ड में समझ लेते हैं। साइटोप्लाज्मा प्रोटेक्ट द other organelles and genetic material from damage which can occur due to collision or change in pH। ठीक है।
कोशिका द्रव पोषक तत्वों को वितरण में मदद करता है और कोशिका के भीतर अंगों की गति को संचालित करने में मदद करता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताते हैं। ये एक फिंगर लाइक, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया खुद पे खुद बना लेगा। ये एक बनाएगा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा, अलग अलग ये बना सकता है। ये मुख्यतः एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें टू डिस्टिंक्टिंग मेम्ब्रेन रहता है, इनर एंड आउटर। ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ रहता है और इनर होता है, इनर जो होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है, और इसके अंदर जो जो चीजें रहेंगी उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इम्बरमेंटल मैट्रिक्स दिस। और मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे फ्लूइड टाइप के सब्सटेंस रहते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इंजाइम एंड आयंस रहते हैं। यानी ये जो फ्लूइड रहता है इसमें मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इंजाइम एंड आयंस रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? it produce energy in the form of ATM which required for proper functioning of cell organism। यानी सेल ऑर्गेनिज्म में अदर जो चीजें हैं उनको काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए ही होता है। इट हेल्प टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया। इट ऑल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ Ca+ आयन इन द सेल। उसके बाद से आता है गोल्गी बॉडी। इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये मेनली एक इकोरेटिक सेल में पाया जाता है। ये मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम बगल में पाए जाते हैं, नेक्स्ट पाए जाते हैं, और सेल के न्यूक्लियस के भी नजदीक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी दे फाउंड नेक्स्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कई चिपटे स्क्वेट पाउच से बना जाता है, जिसे सिस्ट्रेन कहा जाता है। आमतौर पे गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स 4 से 8 सिस्टीन से बने होते हैं, लेकिन स्तनधारी कोशिकाओं में सिस्टीन 40 से 100 स्टेज से भी बने रहते हैं। ठीक है, तो मेनली हमने क्या पढ़ा कि गोल्गी बॉडी है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नेक्स्ट में रहेगा, और ये न्यूक्लियस के समीप रहता है। और इसका स्ट्रक्चर देख लो इस तरह से रहेगा। इसका मेन काम मॉलिक्यूल्स और आयन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गैदर करना रहता है, और इसको इसको भेजना रहता है टू देयर डेस्टिनेशन। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए जिनको अलग अलग जगहों पे जाना होगा, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कलेक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा टू देयर डेस्टिनेशन। वो जहां जाना चाहते हैं उनको वहां पे ये सेंड कर देगा। और जो मैट्रिक्स प्रोटीन रहता है, एक सब्सटेंस रहता है जो सिस्टीन को अंदर रखने में मदद करता है। और साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सहारा देता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स 3 मेन पार्ट में रहते हैं, सच एज सिस इज विच इज सिस्टीन नियरेस्ट द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो सिस सबसे आगे वाला भाग रहता है वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास रहता है। उसके अलावा मेडियल रहता है, सेंट्रल लेयर ऑफ सिस्टीन, एंड ट्रांस सिस्टीन farthest from the endoplasmic reticulum. Cis and trans portion of Golgi complex is responsible for sorting protein and lipids. जो cis सबसे and trans portion of Golgi complex is responsible for sorting protein and lipids. Function of Golgi body. It also called traffic police. Direct protein and lipid to their destination। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि गोल्गी बॉडी क्या करता है। गोल्गी बॉडी सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से होता है, उनको गैदर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और उसमें अगर मॉडिफाई करने की जरूरत हो तो मॉडिफाई करके भेज देता है। तो इसमें अधिकतर प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं,
जो ये ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लाइसोजाइम एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं सेंट्रीसोल। सेंट्रीसोल न्यूक्लियस के नजदीक में रहता है, तभी अपीयर होगा जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तभी ये अपीयर होता है, और जो माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के अंदर में ये काम करता है। जो सेंट्रीसोल होता है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन से बना रहता है, जिस प्रोटीन को ट्यूबलिन कहा जाता है। ये मुख्यतः ट्रिपलेट यानी तीन जो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो तीन एक जगह चिपटे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके ये 9 सेट बनाते हैं। ठीक है। एक एक तरह से माइक्रो ट्यूब्स ही होते हैं। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या रहता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रीसोल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रीसोल हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिलिया। ठीक है। उसके बाद आता है लाइजोजम। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग होता है जो यूकोरियोट सेल में पाया जाता है। इसके अंदर, अब यहाँ पे ध्यान देना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ठीक है। जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस और कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका की मृत्यु होती है। दे हैव irregular and pleomorphic shape but mostly they appear in spherical and granular, यानी स्फेयर के स्फेयर में गोलाकार होंगे या ग्रैंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जो इसमें लाइबोसोम मेंबर इज प्रेजेंट अराउंड द लाइसोसोम व्हिच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, ये प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लियस को तोड़ता है। जो बाहर का मेम्ब्रेन रहता है वो तोड़ता है। ठीक है। और इसके अंदर जो, जैसे तोड़ दिया, उसके बाद इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इन सब चीजों को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्या होता है, हमारे सेल में बहुत सारे ऐसे भी अंग हो जाते हैं जो हार्मफुल रहते हैं। उन सब चीजों को ये क्या करता है, इसका हाइड्रोलेटिक एंजाइम इसको तोड़ के एकदम बारीक कर देता है। और जैसे ही इसके अंदर आता है तो लाइसोजोम इसको खा पी के इसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखो, लाइसोजोम हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी लाइसोजोम क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है लार्ज, वेयर एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन द लाइसोजोम, जो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है लाइसोजोम, डिग्रेड करता है मैक्रो एनिमल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ये क्या करता है, ये सुसाइडल बैग है। ठीक है। अब आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्मा में फैला हुआ एक झिल्लीदार नेटवर्क होता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना, ये स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये चीज याद रखना है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो स्पर्म और रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण, मोड़ने, संशोधन और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ रहता है। रफ इसलिए रहता है कि रफ के ऊपर कुछ राइबोसोम रहते हैं, जिसके चलते वो रफ दिखलाता है। रफ जो होता है वो आगे रहता है और स्मूथ उसके पीछे रहता है। ठीक है। तो जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रहता है, ये सिंथेसाइज एंड secrete प्रोटीन इन द लीवर, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस इन द ग्लैंड, and rough endoplasmic is prominent in cell where protein synthesis is high। यानी rough is prominent in cell where protein synthesis, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हाई रहेगा वहां पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑन द अदर हैंड
उनके पास राइबोसोम नहीं रहते हैं, एक ट्यूबुलर फॉर्म में रहते हैं। ये ये पार्टिसिपेट करते हैं फॉस्फोलिपिड के बनाने के लिए। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, प्लाज्मा झिल्ली रहता है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड होता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका प्रोडक्शन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जिम्मेदार होते हैं, यानी वही ही बनाते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांस ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक टू अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशली इन गोल्गी apparatus। यानी देखो होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक इसके आगे रहता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक से सब्सटेंस या प्रोडक्ट लिए और उसको अदर सेल ऑर्गेनेल की तरफ इसको उसको मूव कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस इन रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम attached to rough endoplasmic reticulum are responsible for synthesizing protein. These proteins are often destined for secretion, inter, integration into cell membrane or used in lipogem. Rough endoplasmic reticulum also play vital role in protein folding. Second most important function of after protein synthesis and protein folding is protein sorting. तो इसको एक बार और हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम अटैच रहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। These protein are often designate for secretion intracellular into cell membrane or used in ribosome. Rough endoplasmic reticulum also play vital role in protein folding. Rough protein folding का काम करता है। Second most important function after protein synthesis and protein folding is protein sorting. यानी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फोल्डिंग के अलावा ये प्रोटीन सॉर्टिंग का भी काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मुख्यतः लिपिड बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होता है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाया जाता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, उनके भी काम आते हैं। इट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करते हैं। स्मूथ हो गया है। A smooth endoplasmic reticulum store and release calcium ion. These are quite important for the nervous system and muscular system. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्टोर और रिलीज करता है कैल्शियम आयन को, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं नर्वस सिस्टम के लिए एंड मस्कुलर सिस्टम के लिए। राइबोसोम राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल एज ए फ्री पार्टिकल और अटैच टू फ्री पार्टिकल के रूप में रहेंगे और यह अटैच टू member of endoplasmic reticulum and function as a site of protein synthesis। ठीक है। Structure of ribosome. Ribosome consists of ribosomal RNA and ribosomal protein. These are arranged and form two distinct subunits such as a small subunit and large subunit. The eukaryotic cell contains 18S ribosome with 14S subunit and 16 are largest subunit। ठीक है। The proteolytic cell contains 70S ribosome where it has 15S larger subunit and 30S smaller subunit। उसके बाद से आते हैं function of ribosome। Ribosome help in protein synthesis, they help in protein folding। उसके अलावा आते हैं microtubules। Microtubules are one of the three main components of cytoskeleton in the eukaryotic cell। They have long hollow cylindrical structure made of protein subunit called tubulin। ठीक है। सेंट्रियोल भी
ट्यूबुलिन से ही बना रहता है, ये भी ट्यूबुलिन से ही बना रहता है। एक बार सेंट्रोसोल को देख लें। देखो ट्यूबुलिन से ही बना है, ये भी ट्यूबुलिन से बना है। ठीक है। इसका अब इसका ये क्या होता है, सेल को एक सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड microtubules provide structural support and play critical roles in various cellular process. Function of microtubules. Microtubules help in cell migration. Cell migration का काम करेंगे. They are essential for formation of cycloskeleton. They also help in the structure of structural formation of eukaryotic fibula and cilia. Cilia और flagella का काम करते हैं. Microfilament. फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइक्रोफिलामेंट है। इसे माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन रहते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट which provide cell structure and keeping organelles in the place by extending throughout the cell. They are referred as the thinnest filament of the cytoskeleton by having a diameter of about 6 to 7 nanometers. It is made of two strands of actin protein subunit which is wound in spiral. The one in of microfilament is positive charge and other one is negative charge. ठीक है? They help in contradiction का काम करते हैं. They help in cell movement. They also help in ions during mitosis. ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेल।